हो तो मुझसे पूछ लेना। देखो अगर दोनों कैटायनिक हों, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हों, बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स, तो इसका एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, रुको देखना पड़ेगा एग्जांपल ये कैसा दिखता है। रुको एक मिनट, ये इतनी भारी किताब उठानी पड़ेगी। जैसे ये लिखा हुआ है CR NCS NH3 ZnCl4, जैसे ये लिखा हुआ है CT CY4 CT CL4। एक और है नीचे CO Cl2 NH3 4 CR, यहाँ 3 भी लगा हुआ है, CrCN6। अब अगर देखो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, यहाँ कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, भाई ये तो बड़ी बुरी बात हो जाएगी कि अगर आप कह दें कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है या कैटायन एनायन, तो मैं बता दूंगा। आगे का पार्ट कैटायन है, पीछे का एनायन है। पिछले वालों में कैटायन एनायन क्या था वो तो पीछे से देख के ही पता चलेगा। एक आधा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूंगा, जैसे CR NH3 6Cl3, ये सिर्फ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे पहली बारी में पढ़ा था हमने। अगला हिस्सा कैटायन है, पिछला एनायन। जो अगला हिस्सा कैटायन है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कैटायनिक है। और एक ऐसा है कि Cu K2 Cu K4 लिख दो, +4 K4 Cu CN6। अब इसमें ये कैटायन है और ये एनायन है, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायनिक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है। ये कैसे पता चल रहा है एनायनिक है? भैया जो भी आयनिक कंपाउंड होता है उसका पहला हिस्सा कैटायनिक होता है और ये एनायनिक। या ऐसे समझो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन पीछे कुछ दिख रहा है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, आगे कुछ दिख रहा है, तो ये एनायनिक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं, कैटायन भी और एनायन भी। तो इनकी नेमिंग करनी है हमें आज। और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होता है। अब न्यूट्रल आज ही आ जाएगा। देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूं। सबसे पहले मैं लीगैंड का नाम लिखूंगा, लीगैंड अल्फाबेटिकली। ये लीगैंड है, ये मेटल है और ये लीगैंड है जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर कोई आज ही आ गया है अचानक से टपका है तो वो मुझे नहीं पता कैसे समझेगा, तो उसको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी। आज नहीं टपके हो तो लीगैंड आपको पता होगा। तो सबसे पहले अमोनिया पेंटा, पेंटा एमाइन। फिर ये आइसोथियोसाइनाइड है। अगर एस आगे होता तो वो थियोसाइनाइड होता, एन आगे है तो ये आइसोथियो है। आइसोथियोसाइनाइड, साइनाइड तो कर दो साइनाइड हो।
क्रोमियम। अब मैंने ये क्रोमियम मेटल लास्ट में लिख दिया। यहां मुझे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, उसके अलावा बीच में कहीं गैप नहीं है, ये सारा एक साथ है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, बाकी बीच में कोई गैप नहीं है। अब ये गैप है छोटा सा, जहां आप एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो एनायन में भी लिगेंड पहले टेट्रा, क्लोरो या क्लोराइडो दोनों चल जाता है। अब जैसे जिंक है, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स अकेला ही एनायनिक हो या दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही पार्ट, या अकेला भी ये कॉम्प्लेक्स हो एनायन, यानी जब भी मेटल एनायन में आए तो जो कंपाउंड का नाम है वो मेटल पे खत्म होगा। पहले भी ऐसा है, देखिए मैं ये याद दिला रहा हूं बार बार क्योंकि बच्चे छुट्टी मार मार के आ रहे हैं, तो इसलिए पहले भी हमने ये बताया है कि नाम मेटल पर कैसे खत्म होता है जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है। फिलहाल नाम मेटल पे खत्म हो रहा है, तो जिंक के नाम में 8 लगेगा, जिंकेट। पहली तो ये बात है। दूसरा देखो, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2-2 का निकालना है, तो अगर किसी एक का निकालना होता तो वो निकलता आसानी से, एक ही इक्वेशन में 2 का कैसे निकल जाएगा। देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे मैं लिखता हूं Cr प्लस NCS प्लस 4NH3 प्लस Zn प्लस Cl इंटू 4, तो लीगैंड का चार्ज, लीगैंड ये लीगैंड है, लीगैंड का चार्ज तो आपको खुद डालना होता है, ये आपको चार्ज याद होना चाहिए, पहले आपको लीगैंड याद करने होते हैं फिर चार्ज। तो लीगैंड का चार्ज तो आप खुद डालेंगे। अब जैसे मैं डाल दूं -1, मेरे को याद है अमोनिया पे 0 होता है, क्लोरीन पर -1, तो ये आ गया आपका Cr -1 प्लस Zn -4 इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व थोड़ी होगा, ना Cr का निकलेगा ना Zn का, ना क्रोमियम का ना जिंक का, यहाँ दो आ गए ना एक साथ। तो आपको ऐसे में क्या करना है, इसका कोई मेथड नहीं है, आप ये याद रखिए, इसका कोई मेथड नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। आप इनमें से किसी एक का ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल वाला डाल दीजिए, जो स्टेबल स्टेट है। जैसे जिंक का मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि ये +2 के अलावा कुछ नहीं बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिंक का ही डाल सकते हैं, चाहे तो आप क्रोमियम का भी डाल सकते हैं। क्रोमियम 99% +3 बनाता है। जब भी ऐसा केस आए जब कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो 2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एक का, किसी भी एक का स्टेबल स्टेट डाल दीजिए। जैसे मैग्नीज की +2 है, वो D5 बना लेता है, कोबाल्ट 3+ बनाता है, लेकिन वो D5 और D10 की वजह से नहीं। कॉपर +2 बनाता है, जिंक +2 बनाता है, तो आप एक का ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप डाल देंगे स्टेबल वाला, वो आपको डी ब्लॉक से याद करना है। मैंने मार्क किया था सर्कल, कौन सा किसका स्टेबल है। अब जैसे मैं जिंक का अपने आप डाल देता हूं +2, तो क्रोमियम निकल कर आ जाएगा कितना, पहले मैं चेक कर लूं, ये 5 है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 है, हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cr -1 -4 -5 +2, ये आ गया +3। 1 2 3 रोमन में लिख देना है, 3 यहाँ 2 यहाँ। पहले ये बताओ, ये वाला समझ आया? जल्दी। जवाब जल्दी देना है, फिर जल्दी आगे चलेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो हैंड टू हैंड पूछ लेना, बाद में नहीं, इकट्ठा नहीं करना कि
मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें। देखो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बहुत स्लो मोशन में समझा रहा हूँ मैं टॉपिक। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि इसमें दोनों मेटल सेम है। सेकंड वाला, सबसे पहले आप लिगेंड लिखेंगे टेट्रा पायरिडिन, TY है। ये सब आपको लिखवा दिया गया है, चेक करना। प्लेटिनम, ये यहाँ खत्म हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर रह जाएगा। फिर इसका टेट्रा क्लोराइडो, फिर प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट, आपको लिख के दिया है मैंने लास्ट क्लास में। अभी जब मैंने इसे स्क्रीन को खोला था तो यहीं पर लिखा हुआ था कि जब मेटल एरायन में आए तो किसका क्या नाम लिखना है। क्रोमियम का क्रोमेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, कॉपर का क्यूपरेट, गोल्ड का ऑरेट, सिल्वर का अर्जेंटेट, यहाँ पर सब लिखा हुआ था। फिर से ऑक्सीडेशन नंबर, मगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकल जाएगा। PT प्लस TY मल्टीप्लाई 4 प्लस PT प्लस Cl इंटू 4 इक्वल्स टू 0। ये 2 PT हो जाएगा ना, तो निकल गया बस। पायरिडिन 0 होता है, ये वहीं आपको पता चल जाएगा। C नाइट्रोजन के साथ C6H5 है। क्लोरीन -1, 2 PT +4 आएगा, PT आएगा +2, तो यहाँ डालेंगे आप 2, यहाँ 2। इसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी आता है मगर वो पता नहीं चलेगा हमें, यानी सेम में ही अलग अलग, तो वो हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए सेम जब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तभी आपको वो पेपर में दिया जाएगा। अब ये है जैसे इसमें फिर से अलग अलग मेटल है दोनों में, लिख दो इसका भी नाम। टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता, वैसे मेरे को मालूम है। हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट, अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, दोनों का ही +3 स्टेबल होता है सबसे ज्यादा। तो आपको जो कंपाउंड दिया जाएगा उसमें क्रोमियम या कॉपर स्टेबल स्टेट में ही होगा, तो किसी भी एक का आप डाल दीजिएगा। याद रखिए 3 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे के सॉल्यूशन में, यानी देखिए ऐसे -2, नहीं ये तो जरा करना पड़ेगा, फिर ऐसे तुम्हारे ओरली समझ नहीं आएगा। फिर ऐसे लिख लो CO प्लस Cl2। अब ये जो है अमोनिया तो 0 ही है, बस इसमें 3 की इंटू करना है, Cr प्लस Cn इंटू 6, किसी भी एक का अपने आप डाल दीजिए। क्रोमियम बहुत ज्यादा +3 बनाता है, इसका +3 डालेंगे तो इसका भी +3 निकल कर आएगा। Cn का -1 है। ये ऐसे, अगर कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी, फिर हम इसे मिटा रहे हैं। एक न्यूट्रल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल काफी होगा न्यूट्रल का, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी न्यूट्रल में। देखो उठा के लाना पड़ेगा, ये जो ऐसे लिख लो NiCl4 PPS32, NiCl4 PPS32। PPS32, अब सुनो, एक ये है NiCl4 PPS32, ये न्यूट्रल है, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कुछ है ना स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे। इसका मतलब ये नहीं कि मेटल पे कोई चार्ज नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ओवरऑल चार्ज इसका 0 है, टोटल चार्ज अगर आप निकालेंगे इसका वो 0 है। मेटल पर चार्ज है, फिर अंदर किसी पर चार्ज है, और वो सबका सम जो है वो 0 आ रहा है। इसमें याद क्या रखना होता है, एक बहुत छोटी सी बात है।
इतनी सी बात है। सबसे पहले किसका नाम इसका आएगा? पहले टेट्रा क्लोराइड हो। अब ये जैसे ये पिछली क्लास में भी आया है, जैसे इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया है कि जब लिगेंड के नाम में ही ट्राई या डाई हो, ये लिगेंड का नाम है पूरा ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, लेकिन ये 2 बार है। जब लिगेंड के नाम में ही डाई या ट्राई हो तो आपको आगे डाई या ट्राई यूज नहीं करना है, फिर आपको डाई की जगह बिस यूज करना है, ट्राई की जगह ट्रिस लिखा हुआ है पिछली क्लास में बोर्ड में। फिर खत्म हो गया ये। अब निकेल का नाम लिखना है, तो यहां निकलेट नहीं आएगा, सिर्फ निकेल आएगा। निकलेट तब आता जब ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता, जब मेटल एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो निकलेट है। ये न्यूट्रल है, ना कैटायनिक है ना एनायनिक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी यहां पर लिखना है, ये खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो एक टॉपिक है, ये चैप्टर एक क्लास का बचेगा मुश्किल से अगली क्लास तक के लिए, इस टॉपिक के बाद जो पढ़ा रहा हूं। फिर एक बहुत छोटी छोटी चीजें अंदर, वो मैं समझा दूंगा। देखो करना क्या है, ये पढ़ना है हमें, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे वीबीटी भी कहते हैं। 2 थ्योरी है इसमें, वीबीटी और सीएफटी। बॉन्डिंग समझाने के लिए 2 थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है, वीबीटी और सीएफटी। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है, आप सीधा याद रखिए कि हमें बॉन्डिंग समझनी है। अब बॉन्डिंग में समझना क्या है, देखो क्या समझना है कि मैं कुछ कंपाउंड लूंगा और उनमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझाऊंगा। जब मैं उसे एंड करूंगा तो मैं ये सब कुछ बता दूंगा कि उस पर कैसा सवाल आएगा, एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन दिया है। तो आप फ्री माइंड होकर बस देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे पेपर में कहेगा कि CONH3 3 प्लस, आपको एक कंपाउंड देगा CONH3 3 प्लस। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, ये कैटायनिक है, इस पे चार्ज ही लिखा है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इसका पिछला पार्ट उन्होंने नहीं दिया है, यानी जब वो बॉन्डिंग आपसे समझाने के लिए कहेंगे तो वो सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी देंगे, आगे का पार्ट या पीछे का पार्ट हटा देंगे। तो ये एक बार मैंने बता दिया, शायद ये कहीं अटकता, तो अब ध्यान रखना कि सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी देंगे। तुमको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो मेटल का। ऐसे ही निकाल दो, ना निकाल देता हूँ। CO प्लस NH3 इंटू 6 इक्वल्स टू +3, 0 नहीं, +3 के इक्वल है। 0 तो तब होता है जब यहाँ कुछ ना लिखा, 3 प्लस। अब NH3 की जगह 0 डालो तो कोबाल्ट पे चार्ज +3 आ गई। ये ऐसे भी निकाल लेते हैं बच्चे देख के, ऐसे ही। अब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, यानी आपके पास जो कोबाल्ट यहाँ पर है वो 3 प्लस है। तो सबसे पहले मुझे बॉन्डिंग समझानी थी, मैंने मेटल का चार्ज निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखिए ध्यान से, कुछ याद सा भी नहीं करना पड़ेगा। अब 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कोबाल्ट 3D सीरीज का मेटल है,
ये इसकी लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये करना मत भूल जाना। वैसे तो मेटल 3D सीरीज के ही आते हैं, कभी कभार प्लेटिनम वगैरह आ जाते हैं, प्लेटिनम, प्लेडियम या मरकरी, ये कभी मरकरी बहुत मुश्किल, प्लेटिनम प्लेडियम आ जाते हैं, ये 4D सीरीज में आते हैं। इनके लास्ट में रुको एक मिनट, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कोबाल्ट, उससे पहले आता है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, ये 4D सीरीज में आता है, ये 5D सीरीज में आता है। तो अगर ये 4D में आता है तो इसके लास्ट में यहाँ 4D और 5S होता है। कभी कभार आ जाता है पेपर में प्लेटिनम, फिर कभी एटॉमिक नंबर पूछते, फिर एटॉमिक नंबर याद होगा तो फिर हो भी सकता है कि लिख दे बच्चा। अब सुनिए 3D7, वैसे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी है। अब ये +3 लिखा हुआ है तो ये गए 1 2 और 3। अब एक चीज देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर दो। भाई यहां ध्यान से सुनना है। देखो हम ये बता रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट में कि डी ऑर्बिटल के 2 पार्ट होते हैं, 2 लेवल। जो आगे की 3 ऑर्बिटल होती है उन्हें T2G कहते हैं, और जो पीछे की होती है उन्हें EG, 2। तो ये T2G और EG कब आएगा? अगली क्लास में आएगा ना, लास्ट टॉपिक है अगली क्लास का। अभी भी ये नहीं आएगा कि T2G और EG में क्या डिफरेंस है, जब तक कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं आएगी। फिलहाल ये ऐसे आएगा कि आपको अभी भी यहाँ सीधा याद रखना है कि आगे वाले 3 लेवल T2G है, पीछे वाले EG। जब लीगैंड 3+ आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आता है, इधर लिख दो थोड़ा सा। जब लीगैंड, यानी अमोनिया है यहाँ पर तो लीगैंड, जब लीगैंड कोबाल्ट आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आएगा तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। कई बार बोलूंगा मैं ये सेंटेंस, आप शांति से सुनना। जब लीगैंड कोबाल्ट 3+ आयन से बॉन्ड बनाने आएगा तो वो कोबाल्ट के 3D इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। फिर बोलता हूं मैं, लीगैंड छोड़ो, जब अमोनिया 3+ कोबाल्ट से, क्या ये पहले ही 3+ अटेन कर चुका था? हाँ, क्योंकि इसके बाहर कुछ था जैसे Cl3, तो उसने कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन लेके आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ था। ये फर्स्ट क्लास है। अभी भी मैं रुका हुआ हूं, ध्यान से सुनना। जब कोबाल्ट लीगैंड से, जब लीगैंड कोबाल्ट से बॉन्ड बनाने आएगा तो वो 3D इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। जो 3D में EG वाले इलेक्ट्रॉन, उन्हें ज्यादा रिपल्सन फील होता है। अगर काफी ज्यादा, कुछ ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, रिपल्सन ऐसे लिख लो, EG पर जो रिपल्सन होता है वो हाई रहता है अगर आपका लीगैंड स्ट्रॉन्ग है, और EG पर जो रिपल्सन होगा वो लो रहेगा अगर आपका लीगैंड वीक है। हमें क्या करना होता है, एक सीरीज याद करनी होती है जिससे पता चलता है कि कौन सा लीगैंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। सीरीज याद करना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी की सीरीज है वो मैं आपको लिख कर देता हूं कि कौन सा लीगैंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। तो पहले हम ये पहचानेंगे, इतने लीगैंड है, देखिए कुछ ज्यादा नहीं है। एक I- है, एक Br- है, एक FCN- है, Cl- है,
तीन तो वैसे ही याद हो जाएंगे, IBr और क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक बीच में फंसा हुआ है। फ्लोरीन भी है, इसके बाद सल्फर है पहले, फिर फ्लोरीन है। अब अगर आप यहां से यहां तक देखें तो वैसे गूगल पे आप डालेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको, लिख दूंगा मैं नाम, कि याद करने का कोई तरीका है तो इससे एक दो गाने मिल जाएंगे आपको, बाकी इसमें गानों की कोई जरूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक HCN है और एक S है, ये दो भी एक साथ याद रह सकते हैं। एक HCN है और एक S है, S तो कभी आता ही नहीं है वैसे भी। एक OH माइनस है, अब ये थोड़ा सा है याद करने वाला, ये C2O4 है, ऑक्जिलेट आयन, H2O है, NCS माइनस है, EDTA ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, और NH3 ये आ गया NH3, EN, CN और CO। तो जो लिगेंड बाद में आ रहा है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये तीनों कंफर्म स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मगर अमोनिया में गड़बड़ है, अमोनिया में एक्सेप्शन आते हैं। एनसीईआरटी ने अमोनिया को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना है, मगर कई केस ऐसे हैं जिनमें से एक मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि वो केस कभी भी उतर के सामने आते नहीं है, आपके बोर्ड के एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। कई केस ऐसे हैं जिनमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं दिखेगा, ध्यान से सुन लीजिए। आप किसी भी बात को ऐसा नहीं बिल्कुल गांठ बांध कर नहीं रखा करो कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है मगर कभी कभार वो लिगेंड वीक की तरह बिहेव करने लगता है किसी खास मेटल के साथ। जैसे क्रोमियम के साथ अमोनिया वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग, मोस्टली अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन आते हैं जहां पता नहीं लगता है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा या वीक। तो आपको कैसे पता चलेगा जी? आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपने एक दो एग्जाम्पल याद कर रखे हैं तो वो एक बात अलग है, और याद नहीं किए हुए हैं तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो आपको इस चीज से बिल्कुल डरना नहीं है, आपके लिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सिंपल। आपका कभी क्वेश्चन अटक जाए तो आप मुझे बताना, कभी नहीं फंसेगा जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया। तो हमने पहचान लिया कि हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो कहानी ऐसी थी कि मैंने इसकी बॉन्डिंग समझानी थी। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हमने 3+, 3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। फिर मैंने कहा इसमें दो लेवल है, T2G और EG। जो T2G लेवल है और EG लेवल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कोबाल्ट की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए बढ़ रहा लिगेंड रिपेल करता है। रिपल्सन हाई होता है अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, और रिपल्सन लो होता है और अगर लिगेंड वीक है। तो अभी फिलहाल हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ऐसा है तो EG पर रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, तो अगर EG पर रिपल्सन ज्यादा होगा T2G पर कम लगता है, ये कल पता चल जाएगा। अगर EG पर रिपल्सन ज्यादा है तो EG वाले इलेक्ट्रॉन T2G में पेयर्ड हो जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, डबल वाले के अंदर नहीं आएंगे, जो सिंगल वाले हैं वो डबल हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन 3D, एक ये खाली 4s, और ऑर्बिटल्स लिखनी होंगी आपको 4p, और भी होती है याद रखिए फोर्थ एनर्जी लेवल पे, आगे एग्जांपल पे काम आएगा। लास्ट शेल इसकी फोर्थ है, फोर्थ में दो ही सब शेल नहीं होती है, डी भी होती है, एफ भी होती है। फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी डी और एफ की। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि जो 6 लिगेंड कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, तो कोबाल्ट ने उनसे जुड़ने के लिए अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कोबाल्ट ने कितनी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है। जहां से ऑर्बिटल एम्प्टी दिखे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है। 2d, 1s, 3p, हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3।
यानी कोबाल्ट अपनी इन 6 ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेगा, मिक्स करके 6 नई ऑर्बिटल बनाएगा, और वो नई ऑर्बिटल अमोनिया की लोन पेयर वाली ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगी। ये सिर्फ आपको लिखना है, ये यहाँ पर दिखाना नहीं है, ये ऐसे ही दिखाना होता है जैसे लिखा हुआ है D2sp3। अब आपको कुछ बात बतानी है कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है कंपाउंड का, क्योंकि अब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक नेचर है डाई। अगर कोबाल्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन होते तो ये पैरा होता, लेकिन फिलहाल ये डाई है, इस हिसाब से इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर, इनर और आउटर। इनर का मतलब होता है कि अगर आपने अंदर वाली डी का इस्तेमाल किया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो वो इनर होता है, और अगर आपने 4p के बाद जो 4d आ रही है उनका इस्तेमाल किया है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। हमने इनर का इस्तेमाल किया है क्योंकि इनर वाली खाली हो गई थी पेयरिंग होकर, तो हम इसे लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने डी ऑर्बिटल जो इस्तेमाल की है वो अंदर वाली की है। बाकी जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा तो आपको ये डिफरेंस दिखने लगेगा। अभी हम कई बॉन्डिंग ऐसे ही लिखेंगे, मगर इतनी डिटेल में नहीं तो ऐसे तो हमें कई दिन ऐसे बॉन्डिंग में लग जाएंगे, तो हम कई एग्जाम्पल लेंगे। पहले बताओ ये वाली समझ आई? ये सब बताना था आपको, ये फाइनल हो गया। जल्दी। ऐसे कलर कौन बता देगा भाई? तुमने कहां पढ़ लिया कि कलर बता देंगे हम? शेप ऑक्टाहाइड्रल है, शेप बता देंगे, कलर कैसे बता देंगे? कि कलर क्या होगा, मुझे दिखाना हो क्वेश्चन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें कलर पूछा हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कलर वाला क्वेश्चन। अगर वो कलर यहाँ इस कलर वाले टॉपिक में किसी का कलर दिया हो इंडिविजुअली, जैसे ये कलर दिया है, तो वो एक अलग बात है कि भाई इसका कलर दे रखा है ये। अब ये जैसे ये दिखा रखा है ना उन्होंने, 6 वाला ग्रीन है, 4 वाला ये है, तो ये एक अलग बात है कि इसका पूछ लिया हो उन्होंने, और ऐसे नहीं आप कलर बता सकते हैं। अब सुनिए भाई, शेप ऑक्टाहाइड्रल है, 6 बॉन्ड है ना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहाइड्रल। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए एक एग्जांपल है, बड़ा ही सिंपल है, NiCl, एक COH6 है, एक NiCl है, पहले NiCl ही लिख लो, NiCl4 2-, स्क्रीनशॉट लो। यहीं लिख देता हूं सजा के सबको, ये सब तो लिखा ही है, ठीक है। अब सुनो, कंपाउंड है Na, यानी निकेल के साथ लिगेंड है 4, और इस पर चार्ज भी है मे बी 2-, शायद मैंने बोला भी है मुंह से। अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए निकेल का, Ni प्लस Cl इंटू 4 इक्वल्स टू -2, Ni प्लस -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। अब Ni+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। पहले निकेल की लिखना, चार्ज निकेल में 8 आता है लास्ट में, ये निकेल की कॉन्फ़िगरेशन है 3d8। ये लाइनें हटा दूं, ये सारे तार जाले। निकेल की कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। अब मैंने इसे दो निकाल दी। अब सुनना, यहां देखिए क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक।
सिर्फ ये 4 समझ लो, ये 4 1 2 3 4 ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखो तो अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, बाकी सारे वीक लिगैंड है। तो फिलहाल आपका लिगैंड जो है वो वीक है। तो अगर वीक लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, यानी वीक लिगैंड, आराम से बोलने दो मुझे, जो वीक लिगैंड है वो ईजी पर उतना रिपल्सन नहीं लगाएगा कि ईजी वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो पाए, जोड़े बनाए। उन्हें जोड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो आखिरी ऑर्बिटल है वो 4s है जो एम्प्टी है, और उसके बाद 4p है, और टोटल आपको 4 ही तो बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल की जरूरत है। 3D का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। ईजी पर इतना रिपल्सन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड हो सके, अंदर तो जगह ही नहीं है। ये यहाँ भी पेयर्ड हो सके, इतनी भी यहाँ जगह, यहाँ पेयर्ड हो सकता है लेकिन यहाँ भी पेयर्ड होने लायक रिपल्सन नहीं है ईजी पर। तो इसलिए सीधा लिख रहा है ऐसे, 4s सबसे खाली ऑर्बिटल है, उसके बाद 3 4p है, 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन है, 1s 3p sp3, 4 बॉन्ड है टोटल, शेप है टेट्राहाइड्रल। क्या इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। कोई सवाल है तो पूछो, अभी रुका हुआ हूं मैं। जल्दी पूछो, कुछ पूछना है तो। अगला एग्जाम्पल लूंगा फिर मैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या पूछना है। एक क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि NiCl4, चुपचाप सुनते रहना जब तक मैं बताता रहूं। एक्सप्लेन कीजिए NiCl4 2 माइनस स्क्वायर प्लानर है। ये स्क्वायर प्लानर कहां से आ गया? अब आएगा ना, ये नया एग्जाम्पल है, या तो मैं लिख देता हूँ 4 एग्जाम्पल है ऊपर। और ये खुद कह रहा है वो कि स्क्वायर प्लानर है और डाई मैग्नेटिक है। तो ये तो और भी आसान हो जाता है, जब वो खुद बता देता है ना, तो हमें ये पता लगने लगता है कि इसको डाई बनाना है, यानी इसमें पेयरिंग करनी है या नहीं, ये पता लगने लगता है। अब ये NiCl4 है, ये तो मैंने अभी बताया है, ये टेट्राहाइड्रल है और पैरा है। अब यहां पर ये देखिए, अब ध्यान से सुनना, एक बात याद करना। मैं एक दिन ये कह रहा था कि अगर आप Ni2+ को डाई या पैरा बताते हैं और इसका मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, Nn+2, अब इसे लिखा रहने देना यार। निकेल पर चार्ज है +2, अब इस हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, +2 की लिख रहा हूं डायरेक्ट। +2 की लिखोगे तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो Eg पर रिपल्सन लगाएगा ज्यादा, मगर T2G में जाने के लिए स्पेस नहीं है, तो Eg वाले आपस में ही पेयर्ड हो जाएंगे, ये वाला इसमें। तो अगर ये पेयर्ड हो गया तो आप इस ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। यहां से एक D एक S और P में 2 ही,
क्योंकि 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो ये हो गया 4 बॉन्ड है टोटल 4, DsP2। इसमें भी 4 ही बॉन्ड है मगर ये टेट्राहाइड्रल नहीं है। अगर अंदर वाली डी का इस्तेमाल होता है 4 बॉन्ड में, इसको खोल के दिखाता हूं एक बार, रुको। अगर आपका यही Ni2+ यहां पर होता Cl के साथ, तो क्या फर्क है दोनों में, 3D और 4s। तो ये पेयरिंग नहीं होती क्योंकि ये वीक लिगैंड है क्लोरीन, और पेयरिंग नहीं होती तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करनी होती वो 4s से, यहां से। तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3, एक s3p, दोनों में ही 4 बॉन्ड है, इसमें भी इसमें भी। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो शेप होगी स्क्वायर प्लैनर, ऐसी। Ni, एक Cn इधर, एक Cn इधर, स्क्वायर बन जाएगा जी। एक स्क्वायर एक ही प्लेन में होता है ना वैसे भी। और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 बॉन्ड में sp3, तो शेप होगी टेट्राहाइड्रल। ये 4 ही होते हैं टोटल, 3 ही है ये, एक टेट्राहाइड्रल है, एक स्क्वायर प्लैनर है और एक ऑक्टाहाइड्रल है। क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं, एक तो 4 वाला और एक 6 वाला। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और एक 6 वाले का एग्जाम्पल आता है। तो 4 और 6 2 क्वेश्चन आते हैं। 6 वाले में चाहे अंदर वाली इस्तेमाल हो रही हो चाहे बाहर वाली, शेप ऑक्टाहाइड्रल ही रहती है। और 4 वाले में अगर DsP2 है तो स्क्वायर प्लैनर, और sp3 है तो टेट्राहाइड्रल, 2 ही केस है। अब हमने ये साबित कर दिया है कि एक डाई क्यों है, एक पैरा क्यों है। क्योंकि एक में स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये पेयरिंग से डाई मैग्नेटिक हो गया, और ये पैरा। यानी ये देखो Ni2+ आयन कभी डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, कभी पैरा। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें, बोर मैग्नेटन, तो आप इसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और कभी कभार इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आएगा ही नहीं, 0 आएगा, क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कभी कभार ये 2 सिंगल के साथ आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिखाएगा और कभी नहीं दिखाएगा। तो इसका कारण जब हम पहले लिख रहे थे कि अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं पिछले चैप्टर में, तो जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ऑब्जर्व से मैच नहीं करेगी किसी किसी में। तो वो इस वजह से मैच नहीं करती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड पेयरिंग करवा देता है, तो वही चीज जो पैरा है वो डाई हो जाती है। अब बताइए, कुछ पूछना है जल्दी? अगला बता रहा हूं, इसी का कंपैरिजन आया है निकेल का ही, NiCl4 का ही कंपैरिजन आया है NiCO के साथ। अब ये बकवास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है NiCO, जैसे यहां मैं NiCO लिख दूंगा तो कुछ बदलेगा थोड़ी, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, सेम ऐसा ही रहेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि बताइए NiCO4 डाई है, बता दिया डाई है क्योंकि इसमें पेयरिंग हो जाती है। और NiCl4 जो है वो पैरा है, बता दिया पैरा है क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि ये वीक लिगैंड है। ये दूसरा है जी, इसका दूसरा पार्ट, स्क्रीनशॉट लो। अगला बता रहा हूं, देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, खुद लिख के दे रहा है कि जो FeH2O6 है, इस पे चार्ज है 3+ और एक FeCN6 है। इस पर आएगा 3-। भाई क्वेश्चन में लिखा है कि ये तो क्लियरली पैरामैग्नेटिक है और ये वीकली पैरा है, एक्सप्लेन कीजिए। कुछ भी नहीं है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3+ लिखा है, यहाँ तो चार्ज 0 है, तो ये आयरन का ही चार्ज है।
मैग्नीज आयरन 6 आएगा इसमें, 3d6। Fe 3+, सेम 3d6। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 2 3, 3 निकाल दो। वीक लिगैंड है, अगर लिगैंड वीक है तो पेयरिंग मत करो। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग है तो इजी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे T2G में, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो एक ही सिंगल बचेगा, तो वीकली पैरा साबित हो तो गया। हाइब्रिडाइजेशन कर लो इसका चाहे, इसका S से स्टार्ट होगा, 4s 4p 4d, 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत है। 4s में 2, 4p में, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 4s ठीक है, एक 4s, एक 3 4p, 4 हो गई, 2 4d, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ऑक्टाहाइड्रल शेप हो गई। वीकली पैरा यहां से शुरू होगा, या सिंगल से नहीं, डी में 2 ही लेनी होती है। कई एग्जांपल ऐसे ही आप नोट्स में दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस है, इनके सॉल्यूशन लीजिए, किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी तक आ रही है क्या मैंने आपके सामने लिखा है? रही बात की मान लो कोई कलर पूछ रहा है, तो वो कलर ये नहीं पूछा होगा उसने कि इसका रंग बताओ क्या है, उसने ये पूछा होगा कि कलर क्यों दिखाता है, या ये कलर शो करेगा या नहीं। तो अगर ऐसा है कि कलर क्यों दिखाता है या कलर शो करेगा नहीं है, तो डी ब्लॉक में ही आकर खत्म भी हो गया टॉपिक, कि डी ट्रांजिशन की वजह से। और वो कलर नहीं दिखाएगा जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, या जिसमें डी पूरा भरा हुआ है, या डी पूरी तरह एम्प्टी है, तो ऐसा सवाल होगा। ऐसा नहीं कोई पूछेगा आपसे कि कलर क्या है। D2sp3 ये भी ऑक्टाहाइड्रल है, 6 बॉन्ड है। अब एक चीज और देख लो, ये इनर, ये आउटर ऑर्बिटल, इसमें बाहर वाली डी इस्तेमाल हुई है, डी बाहर है और इसमें डी अंदर है। तो डी बाहर हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी अंदर हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगले क्वेश्चन में यही पूछा है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। अब बताओ ये समझ में आया? जल्दी बताओ फिर, एक दो चीजें समझा दो जल्दी जल्दी। अब सुनो, हाँ भाई देखिए, अंदर बहुत छोटे छोटे कुछ टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं ये तो सर ने हेडिंग ही नहीं डाली। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप, मैं हर चैप्टर को अलग तरीके से ही पढ़ाता हूँ। बस अगर आप सुनेंगे ना मेरी बात ध्यान से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मैंने हेडिंग ही नहीं डाली। अब मैंने बताया हुआ है देखिए, लेकिन आप कभी भी वो क्वेश्चन मेरे सामने लाके पटक देंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर। हालांकि एक दिन है हमारे पास अभी ये सब बताने के लिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, एक इसमें ये टॉपिक है। एक इसमें टॉपिक है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, डली हुई है ये हेडिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक है ऑक्सीडेशन नंबर। एक हेडिंग है इसमें लीगैंड क्या है, बता तो दिया मैंने लीगैंड क्या है। मगर एक और हेडिंग है एम्बिडी एंड लीगैंड।
एक इसमें हेडिंग है होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक करके कुछ है, रुक जाओ मैं देखूं क्या हेडिंग है वो। होमोलिटिक एंटिटी या हेट्रोलिटिक एंटिटी करके है कुछ टॉपिक। टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेस, होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। एक आधी जो हेडिंग है वो आप यहीं से अंदाजा लगा लेना कि जो आपको ना दिख रही हो यहाँ पर कि वो कैसा टॉपिक है। भाई जैसे मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, CuNH3 4Cl2, ये तो अंडा हो गया चार्ज इस पे। चलो कोई नहीं, कुछ और ले लो फिर। Cr+3 -2 +1 है, +1 के लिए NO3 लगा लो। अब जैसे ये है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसे कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। दो ही केस आते हैं, 6 और 4। यहाँ पर 6, 4 और 2 6। कभी कभार ऐसा दिखने लगे तो रायता मत फैलाई आना, ये ईएन लिखा हुआ है और एक जगह लिखा है DMG, मान लो ऐसा लिखा है EN DMG Cl2, ये तो न्यूट्रल हो गया। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो भाई ये डाइडेंटेट है, ये एक साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। ये भी डाइडेंटेट है, ये एक साथ 2 बनाएगा। ये मोनोडेंटेट है लेकिन इसकी संख्या 2 है तो इसने भी 2 बनाए हैं, 6 ही आएगा। 6 और 4 2 केस आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बार निकाल रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कितने एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं, ये बता रहा हूं एमबीडी एंड लीगेज। जैसे आपका ये Htn- है तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी ये एक ही बॉन्ड बनाता है एक बारी में, एक बारी में एक। मगर इसमें इसके 2 मुंह हैं, ये सल्फर के थ्रू भी बॉन्ड बना लेता है, इस तरह कर रहा है, ये सल्फर के थ्रू भी बॉन्ड बना लेता है और ये N के थ्रू भी, लेकिन एक साथ नहीं। एक साथ अगर बना सकता तो ये डाइडेंटेट लिगेंड हो जाता। किसी में ये S से बनाएगा, किसी में N से, तो ऐसा लिगेंड आपका एम्बिडिएंट लिगेंड कहलाता है। मैंने जब ये आया था तब भी बताया था। जैसे NO2 है तो वो N से भी बॉन्ड बना लेता है और O से भी, लेकिन है ये मोनोडेंटेट ही, क्योंकि एक बारी में एक ही बॉन्ड बना पाता है। तो ऐसा लिगेंड एम्बिडिएंट लिगेंड कहलाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स, सारे लिगेंड एक ही टाइप के होने चाहिए। एक ही टाइप के हैं क्या? नहीं, 2 टाइप के हैं, तो ये हेट्रोलिटिक है। और ये अगर सारे लिगेंड एक ही टाइप के हो तो ये होमोलिटिक है। एक ही 6 के 6 लिगेंड एक ही टाइप के हैं, होमोलिटिक। तो मैं ये सब नहीं डालता हूँ हेडिंग पहले। अब ये एकदम से समझ में आ गया, अभी मैं एक क्लास इसमें लगा देता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ही समझ में आ गया होमोलिटिक। बताओ ये आया समझ में? भाई एक क्लास लगेगी इसमें चैप्टर में, बस खत्म है। बाकी कोशिश तो ये है अप्रैल के शुरू में ही और मार्च के एंड तक खत्म ही हो जाए। बाकी देखते हैं, कोशिश करेंगे। अब ये तो होमवर्क पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक में तो होमवर्क करना पड़ता है, तो जितना आप करेंगे। अप्रैल में आप टेस्ट दे देना अपने सारे, अकेडमी में आके आपको डेट शीट मिल जाएगी। ठीक है जी।